नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अशेषा अध्वर्यु। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, फ्राइडे सेशन, लास्ट आवर ऑफ ट्रेड। आपको बताएंगे कि आखिरी एक घंटे में क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, क्या कुछ स्ट्रैटेजाइज करेंगे आप, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कैसे देखने को मिलेंगे। और हाँ, आज भले ही फ्राइडे सेशन है लेकिन कल ईटी नाउ स्वदेश पर इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेशन होने वाला है। महाकुंभ का आयोजन हम करने वाले हैं। आज भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं महिला दिवस और कल भी महाकवरेज है। ढेर सारी हस्तियां हमारे साथ जुड़ेंगी। 11 बजे से महाकवरेज में आपको भी हमारे साथ जुड़ जाना है। चलिए आज के बाजार पर एक नजर डालते हैं और दायरे में है आज का बाजार। आज सुबह से ही हमें एंटिसिपेशन संकेत मिल रहे थे कि एक दायरे में बाजार देखने को मिलेगा और ठीक उसी तरह के सेंटिमेंट्स 22,550 के लेवल्स को तो बचाकर रखा है मार्केट ने, लेकिन इस वक्त हल्की फुल्की सी तेजी के साथ कामकाज देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी के मुकाबले आज बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस कमजोर है। बिकवाली का दबाव इनफैक्ट देखने को मिल रहा है। करीब 141 150 अंकों की बिकवाली, 48,486 के स्तर पर बैंक निफ्टी में गिरावट जो है ये हावी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार की चाल को देखेंगे, डिफेंस शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स, मैसगांव, डॉक और साथ ही एचएल, बीडीएल जैसे काउंटर्स पर एक फोकस जरूर होना चाहिए। गार्डन रीच में तो करीब 7% का इजाफा है। आईटी शेयरों में आज सुबह से ही हम देख रहे हैं दबाव है और छोटी मझौली आईटी कंपनियां, साथ ही लार्जर प्लेयर्स लाइक इन्फोसिस ये गिरावट झेल रही हैं। परसिस्टेंट में भी बिकवाली का दबाव है। इस सेक्टर पर विस्तार से आगे बुलेटिन में बातचीत करेंगे। और रिलायंस का स्टॉक 3% से ज्यादा भागा है। निफ्टी के टॉप गेनर में शुमार है रिलायंस इंडस्ट्रीज और आज ही नहीं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन रिलायंस में देखने को मिल रहा है। 3 दिन में करीब 7% ये स्टॉक चढ़ गया है। और कल हमने आपको एक डीप डाइव रिसर्च कर भी बताया था कि किस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अब रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। ज्यादातर एनालिस्ट की अगर माने तो यहाँ से एक्टिविटी जो है टुवर्ड्स अपसाइड क्रिएट होती हुई नजर आएगी। ऑन दी शो क्या कुछ है खास, चंद मिनटों में हमारे साथ 2:35 पर क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनसे बातचीत होगी। ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 पर होंगे। वहीं मार्केट्स एट 3 बजे क्या कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिस पर आपका फोकस होना चाहिए, लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में आपको बताएंगे। वहीं बीटीएस, एसटीबीटी ट्रेड्स और ट्रिगर्स पर भी विस्तार से बातचीत हम करेंगे। लेकिन बाजार की दिशा जिस तरह की इस वक्त नजर आ रही है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स आपके सामने एक बार रख देते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स और कोटक महिंद्रा बैंक। इन 5 कॉन्ट्रीब्यूटर्स में सबसे ज्यादा मजबूती के साथ लार्जर प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे, इन्फोसिस, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट हावी होती रही है। अशेषा, गुड आफ्टरनून। मेटल पैक की अगर बात करें, कल भी चमक रहे थे, आज भी अच्छी खासी मजबूती है। बिल्कुल, ग्लोबल बाजारों से संकेत पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं। मेटल सेक्टर की बात करें तो चाइना ने कुछ कट्स अनाउंस किए हैं। चाइनीज स्टील मिल्स को कहा कि प्रोडक्शन कम करें, जिसके चलते ग्लोबली सप्लाई कम होने की उम्मीद है। और इसी के चलते निफ्टी मेटल इंडेक्स में कल के सत्र में भी तेजी थी, आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। निफ्टी मेटल इंडेक्स आधे % की तेजी के साथ सेक्टोरल गेनर्स में शामिल है। नैल्को की बात करें तो 1.5% ऊपर, वेल्सपन कॉर्प, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर जैसे सभी स्टॉक्स में 1 से 1.5% की तेजी दिखी है। इनफैक्ट आज ही नहीं, वीक टू डेट बेसिस पर भी देखेंगे तो निफ्टी मेटल इंडेक्स 9% चढ़ चुका है। और उन्हीं कुछ स्टॉक्स की बात करें तो वेदांता 13% की तेजी इस हफ्ते अब तक दिखी है। जिंदल स्टेनलेस और हिंदुस्तान कॉपर जैसे कुछ स्टॉक्स में भी 11 से 12% की तेजी दिखी है। लेकिन ऐसे मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, आखिरी घंटे की रणनीति किस तरह की होनी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमोल आठवले, तेजस शाह और राजेश पालविया। जेंटलमैन, शुक्रिया समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और अमोल, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, तीसरे दिन लगातार ऐसा अभी के लिए लग रहा है कि निफ्टी हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आएगा, लेकिन नॉमिनल गेन्स आज के सत्र में दिखे हैं। आखिरी घंटे की रणनीति क्या होगी? एक तो अच्छा चीज हुआ ये वीक में, अगर हम देखते हैं तो जो बाउंस बैक आया है वो काफी प्रॉमिसिंग आया है, शार्प आया है। और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और वो कंसोलिडेशन भी पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिख के आ रहा है चार्ट्स पे। तो मुझे लगता है ये ओवरऑल पॉजिटिव ही साइन है। जिस वे में मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है 22,500 के आसपास, और कोई ऐसा बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा है, ना ही किसी स्टॉक में, निफ्टी वाले स्टॉक्स में दिख रहा है, ना कोई सेक्टोरियल इंडाइसेस में दिख रहा है।
मुझे लगता है ये टेम्पररी पॉज ज्यादा लग रहा है जो पॉजिटिव साइड पे ही है, और यही कंटिन्यू रहने के चांसेस अगले हफ्ते और बढ़ जाते हैं। अगर हम सपोर्ट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक 22,500 एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, और उसके नीचे अगर थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो 22,400 एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। जब तक उसके ऊपर मार्केट बना रहेगा, ये पॉजिटिव सेटअप जो बना हुआ है या पुल बैक रैली जो चल रही है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर निफ्टी के लिए कोई होगा तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, या फिर हम बोल सकते हैं कि 22,750 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। मुझे लगता है आई थिंक जब तक 22,400 के ऊपर मार्केट है, कहीं ना कहीं वो 22,700 की तरफ बढ़ता हुआ हम अगले हफ्ते में देख सकते हैं। एब्सोल्युटली उम्मीदें यही हैं कि ये जो अपमूव नज़र आया है ये अपमूव आने वाले हफ्ते में और ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखे। 22,600 के करीब तो है ही हम इस वक्त, लेकिन 22,700 उसके बाद 22,800 के स्तर भी अगर दिख जाएं तो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा, क्योंकि कई सेशंस की बिकवाली के बाद इस तरह का रन अप नजर आ रहा है। चलिए हमारे एक्सपर्ट से उनके क्लोजिंग ट्रेड्स यानी कि आखिरी घंटे में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या है जान लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में। एक बार फिर से इंट्रोडक्शन कर देते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हमारे साथ, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले हमारे साथ और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के तेजस शाह, तीनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है इस वक्त आपके रेडार पर, क्लोजिंग ट्रेड्स में क्या स्टॉक्स हैं? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो लॉन्ग साइड के हैं, और पहला स्टॉक केमिकल स्पेस से एसआरएफ यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। एक नैरो प्राइस रेंज में स्टॉक में पिछले 5-6 सेशन से हमने देखा कि स्टॉक एक नैरो प्राइस रेंज में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, और आज के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट उस प्राइस एक्शन को यहाँ पे आते हुए दिखा है। यहाँ पे डेटा में देखें तो आज लॉन्ग बिल्टअप के साइन है, और स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है। ओवरऑल अगर हम इसके डेली वीकली टाइम फ्रेम पे भी चार्ट देखें तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है इस वॉलेटाइल मार्केट में भी। हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर है यहाँ पे 2990 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए एसआरएफ को बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना हो वो करीब होगा 2885 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो रेलवे इंफ्रा स्पेस से आईआरएफसी यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से पिछले 3-4 सेशन से अगर हम देखें तो एक अच्छी रिकवरी बनाते हुए दिखा है। स्टॉक एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट भी यहाँ पे आते हुए दिखा है, जो कि एक साइन है ट्रेंड रिवर्सल का। और अगर हम देखें तो पूरे ही सेक्टर में एक आज बाइंग इंटरेस्ट, रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। तो काफी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से पूरे ही सेगमेंट में एक बाइंग इंटरेस्ट बना। आईआरएफसी आज 20 डे मूविंग एवरेज को भी वापस क्रॉस करने में कामयाब हुआ है। हमें लगता है आईआरएफसी यहाँ पे अगर 118 119 के ऊपर सस्टेन रहता है तो यहाँ पे इसके जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं वो 132 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो 119 के स्टॉप लॉस से आईआरएफसी बाय करने की सलाह है, अपसाइड के टारगेट 132। और दोनों खरीदारी की एसआरएफ लगातार मजबूती का ट्रेंड यहाँ पर, और हमारे लगातार टेक्निकल एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर ये स्टॉक और उनकी मोहर लगती हुई वंस अगेन राजेश जी की तरफ से भी एसआरएफ में खरीदारी की राय। 2,990 के लेवल्स, करीब 3% की तेजी है और ये तेजी और ज़्यादा बढ़ सकती है। वहीं रेलवे काउंटर्स, रेलवे इंफ्रा स्पेस से आईआरएफसी पर खरीदारी के मौके 132 के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए 119 का स्टॉप लॉस लगाएं। खरीदारी के राय यहाँ पर बनती हुई। आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट से भी आज सुबह हमने बात की थी डेवलपमेंट बिजनेस प्लान्स एक्सपेंशन को लेकर, और साथ ही नवरत्न स्टेटस पर किस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, उसके ठीक बाद प्लान्स क्या हैं उन पर। तेजस जी गुड आफ्टरनून, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज का जो मेरा पहला स्टॉक है वो मेटल सेक्टर से है। मेटल एज ए सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है टेक्निकली, और काफ़ी दिन से हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील है मेरा पिक फ्रॉम द मेटल सेक्टर। ये स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, और बुधवार के सत्र में हमने इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा था, और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। कल के और आज के सत्र में हमें लग रहा है ये स्टॉक जो है आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए जेएसडब्ल्यू स्टील में। सो करंट भाव पे या डिप में आप खरीदारी कर सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 970 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 1050 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1080 का।
और दूसरा जो स्टॉक है वो एनबीएफसी स्पेस से है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी एक रिसेंटली एक स्विंग हाई बनाया था 8,740 के करीबन, और उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया था। पिछले 2 सत्र से देखेंगे तो स्टॉक ने अपनी 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है वहां से सपोर्ट लेके स्ट्रेंथ दिखाई है। आज भी एक हल्की सी रैली देख रहे हैं हम स्टॉक में, और क्लियरली ये स्टॉक जो है करेक्शन में भी एक आउट परफॉर्मर रहा है। तो हमें लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए, और इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 8,200 के नीचे, और पहला लक्ष्य रहेगा 8,700 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 8,950 का। ये तो 2 कॉल्स खरीदारी की तेजस जी की तरफ से भी हमें मिलती हुई। बजाज फाइनेंस और जेएसडब्ल्यू स्टील टारगेट स्टॉप लॉसेस आपके स्क्रीन पर। बजाज फाइनेंस के लिए 8,700, उसके बाद 8,950 के टारगेट्स को मानकर चलें। और जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल पैक में अच्छा खासा एक्शन है और इसमें पिक बनती हुई। जेएसडब्ल्यू स्टील 1,050, उसके बाद 1,080 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। गुड आफ्टरनून अमोल जी, आप बताइए आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक क्या खरीदारी के ही कॉल्स होंगे? का व्यू है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पहला मैं एबी कैपिटल के साथ जाना चाहूंगा। 160 के आसपास मैंने पिक किया था, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 170 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 157 का। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में डबल बॉटम फॉर्मेशन बना, और जो मार्केट में बाउंस बैक है उसमें डबल बॉटम फॉर्मेशन का जो टॉप था उसके ऊपर कंफर्टेबली स्टॉक ट्रेड हो रहा है। दूसरा रीजन ये कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी कल का क्लोजिंग था, और आज भी उसने वही मोमेंटम कंटिन्यू किया है। मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है, अगर मार्केट में बाउंस बैक और ये स्टॉक में बाउंस बैक कंटिन्यू रहा तो कहीं ना कहीं ये 170 तक टेक्निकली जाने के चांसेस अभी तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं डीएलएफ के साथ जाना चाहूंगा। 665 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है स्टॉक। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि 700 तक जा सकता है, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 650 का। आज चला नहीं है इतना स्टॉक, बट ओवरऑल अगर हम लार्जर टेक्सचर अगर स्टॉक का देखते हैं तो एक बाउंस बैक हुआ है, और उसके बाद अगर हम वीकली कैंडल देखते हैं तो वीकली में भी बुलिश फॉर्मेशन है। आई थिंक एक पुल बैक कंटिन्यू रहेगा आने वाले दिनों में। अगर वो रहता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक 700 की तरफ जाता हुआ हम देख सकते हैं। ठीक है, तो रियल एस्टेट सेक्टर से डीएलएफ पर खरीदारी की राय, 700 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 650 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और इसी के साथ आदित्य बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल पर भी अमोल जी ने खरीदारी की राय दी है। 157 के स्टॉप लॉस के साथ 170 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 170 का लक्ष्य यहाँ पर आदित्य बिरला कैपिटल पर। लेकिन इस बीच कुछ मेटल स्टॉक्स की हमने चर्चा शो की शुरुआत में की थी। निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर तो है ही, लेकिन वीक टू डेट बेसिस पर भी कई सारे मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छे रिटर्न्स दिखे हैं। वेदांता की बात करें तो 13% चढ़ चुका है इस हफ्ते। जिंदल स्टेनलेस और हिंदुस्तान कॉपर में भी 12% से ज्यादा की तेजी दिखी है। तेजस, क्या राय होगी इन मेटल स्टॉक्स पर, वेदांता और हिंदुस्तान कॉपर? देखिए, जैसे कि मैंने अपनी ओपनिंग रिमार्क में बताया कि हमें मेटल सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो टॉपिक्स है हमारी मेटल सेक्टर में वो है हिंडाल्को और टाटा स्टील। ये दोनों स्टॉक हमें लग रहा है यहाँ से भी 5 से 7% की रैली दिखा सकते हैं। वेदांता का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। रिसेंटली ये स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया है 400 के करीबन, और आज के सत्र में अगर देखेंगे तो स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। इसका जो इंटरमीडिएट टॉप था 442 का, वो भी सरपास हो गया है कल के सत्र में और आज के सत्र में, और 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है स्टॉक में, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से हमने लगातार स्टॉक में एक रैली देखी है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो गया और हमें लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 457 और 470 तक के भी लेवल छू सकता है। और हिंद कॉपर की हम बात करें तो हिंद कॉपर का भी जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो भी इंप्रूव हुआ है, एक बॉटम फॉर्मेशन के प्रोसेस में है। प्रेजेंटली स्टॉक है अपनी 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसके करीबन रेजिस्ट कर रहा है, तो एक क्लोजिंग इज रिक्वायर्ड अबाउट 232 लेवल। अगर 232 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोजिंग देता है तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है और स्टॉक 250 से लेकर 255 तक जा सकता है। तो हिंद कॉपर में एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। 232 एक ब्रेकआउट पॉइंट है, अगर उसके ऊपर क्लोज देता है तो 250 से लेके 255 तक के लक्ष्य हम देख सकते हैं स्टॉक पे। हिंदुस्तान कॉपर और इसके अलावा वेदांता मेटल सेक्टर से। लेकिन इस बीच स्मॉल फाइनेंस बैंक में से जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आपकी नजर डालेंगे। करीब 6% की तेजी इस स्टॉक में आज के सत्र में दिखी है और एक पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। कंपनी ने कहा कि कंपनी को ऑथराइज डीलर कैटेगरी AD1 के तौर पर लाइसेंस मिल चुका है। फॉरेन एक्सचेंज
मार्केट में डील करने के लिए। तो इस पॉजिटिव खबर के चलते स्टॉक में तेजी दिन की ऊंचाई से फिसल चुका है, लेकिन फिर भी 6% से ज्यादा की शानदार तेजी आज के सत्र में दिखी है। राजेश जी, क्या राय होगी आपकी? जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 463 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ। हाँ, तो आज स्टॉक में एक अच्छा मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा, और जिस तरीके से स्टॉक में एक न्यूज का पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि स्टॉक को यहाँ पे अभी भी होल्ड करना चाहिए। 452 का स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लेना चाहिए जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर बना हुआ है। हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में 475 480 की तरफ भी मूव आते हुए दिख सकता है। तो स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन मिला है, तो यहाँ पे थोड़ा और मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। एज देखें तो ब्रॉडर मार्केट में भी एक बाइंग इंटरेस्ट वापस लौटा है, तो यहाँ पे 452 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस से पोजीशन अगर एग्जिस्टिंग है तो उसे बनाए रखने की, होल्ड करने की सलाह मिलती हुई जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिल रही है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत में जहां मेजर कंट्रीब्यूटर्स की बात कर रहे थे, जो कि बाजार को इस वक्त सबसे ज्यादा संभालने का काम कर रहे हैं, उसमें हैवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम सबसे आगे खड़ा है। और ये नाम सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हम जिक्र कर रहे हैं इसका। ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट से रिलायंस में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, पिछले 3 दिनों में अगर रिलायंस के चार्ट्स को आप पुल अप करके देखेंगे, करीब 8% की मजबूती यहां देखी जा चुकी है। और आज भी करीब जब हम बात कर रहे हैं 4% का इजाफा 1252 के लेवल्स पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में बना हुआ है। रिलायंस में तेजी के पीछे के ट्रिगर्स क्या हैं, कौन सी हैं वो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और क्या कुछ कह रही हैं वो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, आइए एक बार वरुण से विस्तार से समझते हैं। वरुण, बताइए। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेज हाउसेस अब लगातार बुलिश हो रहे हैं। कल आपने देखा था कि जेफरीज की रिपोर्ट आई थी और आज दरअसल मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है, न्यूट्रल से अब आउट परफॉर्मर का कॉल है और प्राइस टारगेट जो है इन्होंने 1500 पे ही रखा है। जैसे इनका कहना है कि पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो रिलायंस ने MSCI इंडेक्स, MSCI इंडिया इंडेक्स और भारतीय एयरटेल को एक्चुअली अंडर परफॉर्म किया था। तो अब वक्त आ चुका है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है रिलायंस का सुधरेगा। इनका कहना है कि अगले कुछ समय तक, यानी कि 6 से 12 महीने पे जो सेंटिमेंट है वो स्टॉक को लेके काफ़ी पॉजिटिव है और ये फोकस कर रहे हैं कि FY 25 से 27 तक 15 से 16% के आसपास की ग्रोथ जो है EPS CAGR इस कंपनी में देखने मिलेगी, जबकि FY 23 से 25 तक केवल 2% के आसपास का EPS ग्रोथ जो है वो इस कंपनी ने डिलीवर की थी। जियो, ये इस कंपनी के लिए एक अहम सेगमेंट होगा जहाँ से ओवरऑल ग्रोथ आने वाली है। इनका कहना है कि सब्सक्राइबर ग्रोथ 2% के आसपास होगी, लेकिन आरपूस अगर आप देखेंगे तो 10% की CAGR ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं और मार्जिन्स में FY 27 तक 200 बेसिस पॉइंट के आसपास की वृद्धि होने का यह अनुमान लगा रहे हैं। इनका कहना है कि जो जियो का एबिटा है $7 बिलियन जो कि अभी है, वहाँ से बढ़ के करीब करीब $10 बिलियन के आसपास पहुँच सकता है। रिटेल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि टर्न अराउंड होगा। जो लोअर सिंगल डिजिट ग्रोथ है वो आगे चल के करीब 15% के आसपास की ग्रोथ जो है उसमें आ सकती है। जो रिकवरी है ओवरऑल ऑयल एंड गैस सेक्टर में, ऑयल और केमिकल सेक्टर में, वो भी आपको आने वाले समय में देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल्स थोड़े बहुत सुधरते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले समय में। और क्योंकि स्टॉक प्राइस में काफ़ी गिरावट हो चुकी थी तो अब खरीदारी के अच्छे मौके यहाँ पे मैक्वेरी को नजर आते हैं। इसके लिए इन्होंने अपग्रेड किया है। तो लगातार अपग्रेड्स की वजह से रिलायंस के स्टॉक में तेजी देखने मिल रही है। एब्सोल्युटली वरुण, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिलायंस की तेजी के पीछे की सारी अहम वजह हैं हमारे सामने रखने के लिए। तो मैक्वायरी की बुलिश रिपोर्ट है, ब्रोकरेजेस की तमाम बुलिश रिपोर्ट्स, एनालिस्ट के पॉजिटिव आउटलुक्स के ठीक बाद हम देख रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक प्राइस में मजबूती का रुझान है। लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से ऑलमोस्ट 8% के अप मूव्स देखे जा चुके हैं। हमारी पैनल पर एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, ICICI डायरेक्ट के वाइस प्रेसिडेंट धर्मेश शाह अब हमारे साथ हैं। धर्मेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो मार्केट पर आपका स्टांस हम जानना चाहेंगे और उसी के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशन क्या है वो भी बताइए। डेफिनेटली आई थिंक सो मार्केट में हमने देखा कि नीचे से एक अच्छी रिकवरी देगी लास्ट 3 दिनों में आफ्टर मेकिंग अ लो ऑफ 21,800। वी बिलीव कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए नेक्स्ट वीक आल्सो एंड वी एक्सपेक्ट निफ्टी कहीं जो 22,500 का जो मेजर रेजिस्टेंस था उसके ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। तो नेक्स्ट वीक पे हमें लग रहा है कि मार्केट शुड होल्ड हेड टुवर्ड्स 23,000 व्हिच इज अगेन द साइकोलॉजिकल नंबर, और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 22,800 से 23,000 के बीच का, वहां पे आज का जाना चाहिए निफ्टी। तो ओवरऑल आई थिंक सो आउटलुक, आई थिंक सो इफ यू लुक एट
फ्रॉम द मीडियम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक सो दो तीन चीजें फेवर कर रही है। एक तो आपका डॉलर इंडेक्स आई थिंक सो द वन व्हिच हैज सीन अ गुड क्रैक फ्रॉम 110 टू ऑलमोस्ट 104 105। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉन्ड यील्ड प्राइसेस करेक्शन, वो भी एक अच्छी हमने करेक्शन देखी बॉन्ड यील्ड प्राइस एंड द फॉल इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस। आई थिंक सो काफी चीजें कहीं ना कहीं कुछ सिल्वर लाइनिंग हमें दिख रही है यहाँ पे कि हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म काफी निफ्टी भी अगर आप देखेंगे द मार्केट ब्रेथ आई थिंक सो व्हिच इज अगेन अ गुड इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। तो कहीं ना कहीं वो भी काफी ओवरसोल्ड थे। मोमेंटम या सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स आल्सो इंडिकेटिंग अ टेक्निकल पुलबैक इज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट वीक। तो मे बी आई थिंक सो दिस अपवर्ड मोमेंटम हमें लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू रहना चाहिए और 30,000 की निफ्टी की टारगेट के साथ हम आने वाले दिन में देख सकते हैं। ठीक है धर्मेश जी, साथ ही अभी थोड़ी देर पहले रिलायंस पर भी हम रिसर्च बता रहे थे और एनालिस्ट की बुलिश रिपोर्ट्स के दम पर भी स्टॉक में जो मूव है उसका जिक्र कर रहे थे। स्टॉक स्पेसिफिक आपका नजरिया रिलायंस इंडस्ट्रीज या इसके अलावा भी कहीं बन रहा है तो बताइए। अगर आप देखेंगे तो हमने देखा काफी अच्छा करेक्शन हुआ है 3,000 ऑलमोस्ट कम एक्स बोनस प्राइसेस फ्रॉम 3,000 टू ऑलमोस्ट 2,200 करंटली अराउंड 1,200 1,240। तो कहीं ना कहीं अगर आप रिलायंस के हिस्टोरिकल ट्रेंड देखेंगे तो 200 वीक मूविंग एवरेज एक अच्छा काम करती है रिलायंस में। इस बार भी अगर आप देखेंगे उसने माइनर ब्रेक किया था 200 दिन मूविंग एवरेज, करंटली अभी उसके ऊपर आसपास ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं 200 वीक मूविंग एवरेज हैज बीन वर्किंग फाइन फॉर रिलायंस हिस्टोरिकली। तो हमें लग रहा है ये लेवल 1165 1170 should hold for Reliance and eventually Reliance should be head towards 1330 to 1340 in the coming few days. So overall हमें लग रहा है कि Reliance I think so most of the negative news are seems to be getting priced in Reliance और यहाँ से एक अच्छी हम मोमेंटम आने वाले दिनों में रिलायंस में 1330 से 1350 के आसपास देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं पावर स्टॉक्स आर द वन व्हिच शुड बी लाइमलाइट अगेन। आई थिंक सो इट्स अ मोर ऑफ अ सीजनैलिटी प्ले। आई वुड से कहीं ना कहीं जनरली Q4 is always a big good positive quarter for the power stocks। तो कहीं ना कहीं डिमांड हीट वेव्स की वजह से रहती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें लग रहा है कि स्टॉक्स लाइक टाटा पावर आई थिंक सो द वन शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर। आई थिंक सो द स्टॉक इज इन अ गुड करेक्शन फ्रॉम 440 टू ऑलमोस्ट 320 और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक 52 वीक ईएमए के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन लग रहा है टाटा पावर में और यहाँ से हमें आने वाले दिनों में 375 टू 380 के आसपास के टारगेट के साथ हम टाटा पावर देख सकते हैं। Apart from that, banking as a sector which contributes 35% of the weightage to the Nifty, यहाँ पे हमें लग रहा है कि प्राइवेट बैंक्स में जैसे कोटक बैंक आई थिंक सो द वन व्हिच क्लियरली आउट परफॉर्मिंग। अगर आप देखेंगे पूरे करेक्टिव फेज में कोटक हैज बीन रिलेटिवली आउट परफॉर्म द मार्केट। तो यहाँ पे कोटक ने एक अच्छा बेस बना लिया है 1950 के आसपास का। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोटक बैंक विल लुक फॉर टारगेट ऑफ फ्रॉम 2150 टू 2200। तो कोटक बैंक है, टाटा पावर है। Apart from that, I think so some bit of a large cap stocks like Titan or which is in a good bit, which are beaten down, I would say. Apart and SBI, the banking, I think so one among the PSUs, I think so one should definitely look out from the medium term perspective. थैंक्स फॉर दैट आउटलुक धर्मेश जी। अमोल जी, आपसे जानना चाहेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही तरह हैवीवेट्स कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल और टाटा मोटर्स, साथ ही बजाज ऑटो, ये तमाम स्टॉक्स है जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। इन स्टॉक्स में से कोई स्क्रिप्ट टेक्निकली अगर आपको पसंद आती हो तो? इंडेक्स स्टॉक में टाटा मोटर्स का फॉर्मेशन एक काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अभी अगर हम देखें तो बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है स्टॉक में। 4 या 5 महीने का करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है और पहला जो पुल बैक रैली निफ्टी में है उतना स्टॉक ने टाटा मोटर ने कंट्रीब्यूट किया नहीं है। बट अभी का सेटअप थोड़ा बता रहा है अगर ये 655 ब्रेक कर देते हैं तो बुलिश साइड का मोमेंटम आने वाले दिनों में टाटा मोटर्स में और बढ़ सकता है। 675 680 तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो भारतीय एयरटेल जो एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के बाद सपोर्ट लेने के बाद में, मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन और चलेगा। बट ओवरऑल सेट अगर हम टेक्सचर देखते हैं तो वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। 1600 का सपोर्ट है, अगर उसके ऊपर रहता है तो भारतीय एयरटेल में पुल बैक चल सकता है। कंटिन्यूएशन में वो 1680 और 1690 तक जाने के चांसेस पोजिशनली दिख के आ रहे हैं। तो ये नजरिया टाटा मोटर्स पर, लेकिन वायदा बाजार से कुछ और कॉल्स आपके लिए लेकर आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में ऑप्शंस के चैंपियंस। और आखिरी घंटे का ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं ऐसे बाजार में, एफएनओ बाजार में कौन से कॉल्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे?
गुड आफ्टरनून एंड मेटल सेक्टर से ही काउंटर है, स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिली है डेली चार्ट पे और आली चार्ट पे भी स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट किया है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम ऊपरी लेवल पे देखने को मिल सकती है। सो 700 का कॉल खरीदारी करके चलने की सलाह है हिंडाल्को का, जो तकरीबन 15 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 10.5 रुपए का यहाँ पे हम टारगेट मेंटेन करके चलेंगे। 10.5 का ऐसा मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट पहला 19 का है और वो जैसे ब्रेक होता है 24 रुपए तक के भी आपको अल्टीमेट टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लॉस 6,300 तक का यहाँ पे हो सकता है और अगर प्रॉफिट की बात करें मैक्सिमम प्रॉफिट तो 12,600 तक के प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हिंडाल्को यहाँ पर 700 के कॉल खरीदने की सलाह। अधिकतम नुकसान 6,300 और अधिकतम फायदा 12,600 तक का इस ट्रेड में हो सकता है। कुणाल, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ ये ट्रेड शेयर करने के बाद। निफ्टी 22,560 के आसपास कारोबार करता हुआ, लेकिन निफ्टी बैंक में आज के सत्र में कमजोरी दिखी है। करीब 90 अंकों की गिरावट यहाँ पर दिखी है, लेकिन कई सारे डिफेंस स्टॉक्स में आज अच्छा खासा एक्शन दिखा है। गार्डन रीच बिल्डर्स की बात करें तो यहाँ पर 6% से ज्यादा की तेजी। निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल। मजगांव डॉक 4% ऊपर। भारत डायनामिक्स यहाँ पर भी 7% की तेजी दिखी है। धर्मेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी इन डिफेंस स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी और क्या ये तेजी जो आज के सत्र में दिखी है क्या वो सस्टेनेबल होगी अगले कुछ दिनों के लिए? जैसे कि मैंने आपके चैनल में लास्ट टाइम भी कहा था कि वी लिमिट टू बी पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव फॉर डिफेंस स्टॉक्स। हमें लग रहा है कि ये जो करेक्शन आए काफी अच्छे आए, मतलब 30 से 40% फ्रॉम द टॉप हमने एक अच्छे करेक्शन अक्रॉस डिफेंस स्टॉक्स में देखा। बट दैट इज डोंट फॉरगेट कि कहीं ना कहीं इस बुल मार्केट के जो लीडर्स है वो पीएसयूज है और वो आगे जाके भी पीएसयूज विल कंटिन्यू टू बी द लीडर्स। यस, करेक्शंस आए थे, उनके कुछ रीजंस थे। 3 to 4 टाइम्स हमने देखे, सबके बाउंड अच्छे खासे चल गए थे, चाहे वो गार्डन रीच हो, मजगांव डॉक हो, इवन एचएल हो। What we believe, I think so, correction from the top is seems to be like that for most of these defense stocks. हो सकता है यहाँ एक बेस फॉर्मेशन करे, they can consolidate for one more quarter till April में, and then possibility of next leg of upside is likely for most of the defense stocks. तो yes, definitely current short term की बात करें तो हमें लग रहा है कि जो मोमेंटम है डिफेंस में, जैसे कि मजगांव डॉक है या इवन गार्डन रीच, I think so they should continue of 5 to 7% from the current market price. So overall, I think so outlook for the defense stocks अगर आप देखेंगे globally also domestically looks more positive going forward. काफी पॉजिटिव डिफेंस सेक्टर को लेकर। धर्मेश जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए। लेकिन इस बीच और एक टायर कंपनी पर नजर डालेंगे, अपोलो टायर। 2.5% से ज्यादा की तेजी आज के सत्र में दिखी है। अमोल, क्या राय होगी अपोलो टायर पर? क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी अगले कुछ दिनों तक? अमोल, ये सवाल आपके लिए था। सॉरी, हाँ, अपोलो टायर पर मेरा सवाल था। 2.5% से ज्यादा की तेजी आज दिखी है। जी जी बिल्कुल। मेरे लिए ही है ना ये सवाल? बिल्कुल, यस आपके लिए है। ओके ओके। कंटिन्यू फॉर्मेशन है और तेजी कंटिन्यू रहने के ही चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। एक तो वीकली में, ये वीक में 10% तक का गेन हुआ है स्टॉक में। उससे पहले एक बड़ा करेक्शन था, अब एक बड़ा बाउंस बैक आया है स्टॉक में और रैलीज जो आ रही है, जो टेक्निकल बाउंस बैक आ रहे हैं वो सस्टेन भी हो रहे हैं। एक माइनर रेजिस्टेंस है 420 का, अगर वो स्टॉक क्रॉस कर देता है तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ेगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है 400 रुपए जो आज का डे लो के आसपास है वो एक सपोर्ट लेवल रहेगा। उसके ऊपर रहता है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं 430 440 तक जाने के चांसेस पोजिशनली तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ओके, सो 440 440 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं अपोलो टायर्स में। 2.5-3% की मजबूती ऑटो और ऑटो एंसलरी पैक पर खासतौर से नजर होनी चाहिए और इस पैक में अपोलो टायर्स वन ऑफ द कैंडिडेट जो कि अच्छा खासा एक्शन इस वक्त दिखा रहा है। लेकिन
बदलते हुए वातावरण, बदलते हुए वेदर पर भी लगातार हमारी नज़र है और कई सारे ऐसे राज्य हैं इस वक्त देश के जहां पर फरवरी के महीने से ही हमने देखा है कि गर्मी शुरू हो चुकी है, जबकि फरवरी का महीना इनफैक्ट अशेषा पिंक वेदर के लिए माना जाता है, लेकिन फरवरी और मार्च इनफैक्ट मुंबई के भी हाल कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। जो मई में गर्मी होनी चाहिए वैसी गर्मी की शुरुआत कई राज्यों में देखने को मिली है। इस पर लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं और वेदर डिपार्टमेंट से भी बात कर आपके सामने सारी की सारे टेकअवेज और सारी की सारे डेटा पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक और न्यूज आपके लिए। गर्मी में बढ़ते पावर डिमांड को पूरा करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने प्लान तैयार किया है। इस प्लान में किस बात पर फोकस है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, ये सारी की सारी चीजें बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश बताइए। देखिए, ऊर्जा मंत्रालय के अनुमान के हिसाब से इस बार गर्मियों के सीजन में जो पीक आवर पावर डिमांड है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है और इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने हरकत शुरू कर दी है। इनफैक्ट तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इस मसले पर बैठक की गई है। पावर मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी बैठक हुई है, जिसमें इस बात की रणनीति तैयार की गई है कि कैसे जो अनप्रेसिडेंटेड पावर डिमांड है उसको मीट किया जाए और जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं उससे कैसे निपटा जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बात की रणनीति तैयार की गई है कि थर्मल पावर प्लांट्स के पास जो कोल स्टॉक लेवल है उसमें कमी ना आए। इसको कैसे इंश्योर किया जाए कि सफिशिएंट कोल की जो अवेलेबिलिटी है वो थर्मल पावर प्लांट्स के पास रहें, इसके लिए रणनीति तैयार की गई है। इस वक्त जो कोल स्टॉक लेवल है वो 20 दिन के खपत के बराबर है, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय का ये मानना है कि इसमें कमी आएगी जैसे जैसे पावर की डिमांड बढ़ेगी, खासकर अप्रैल टू जून के दौरान जो कोल स्टॉक लेवल है उसमें कमी आएगी। लिहाजा इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सफिशिएंट कोल की अवेलेबिलिटी थर्मल पावर प्लांट्स के पास रहे। साथ ही साथ सेक्शन 11 जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का है उसको इन्वोक करना हो या फिर जो डिस्कॉम्स हैं उनको निर्देश दिया जाए कि ब्लेंडिंग पर्पस के लिए कोल का इंपोर्ट्स करें। इससे संबंधित जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जाएंगे जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से, और सरकार इसको लेकर ओपन है। साथ ही साथ इस बात की रणनीति भी तैयार की गई है कि गैस बेस्ड पावर प्लांट्स जो है खासकर एनटीपीसी के पास उसको इमरजेंसी यूज के लिए उसको ऑपरेट किया जाएगा। इनफैक्ट ऊर्जा मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय से संपर्क किया है सफिशिएंट गैस की सप्लाई के लिए, ताकि 6000 मेगावाट की कैपेसिटी के जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं एनटीपीसी के उसको ऑपरेट रखा जाए और ऑपरेट किया जाए, ताकि जैसे ही इमरजेंसी लाइक सिचुएशन बनेगी उसको तुरंत स्टार्ट किया जाएगा और उससे पावर की सप्लाई होगी। तो इस तरह के जो वैकल्पिक उपाय हैं वो भी किए गए हैं और ऊर्जा मंत्रालय इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 270 गीगावाट का जो पीक आवर पावर डिमांड का अनुमान है उसको मीट किया जाएगा और इससे ज्यादा भी अगर डिमांड की जरूरत पड़ती है तो ये तैयारियां जिस तरीके से की जा रही है उसके हिसाब से किसी भी तरह के पावर डिमांड को मीट करने के लिए सरकार तैयार है। बिल्कुल प्रकाश, अहम जानकारी दे रहे हैं आप, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो गर्मी में पावर डिमांड के लिए प्लान जो है तैयार हो चुका है। ऊर्जा मंत्रालय ने स्टेक होल्डर से चर्चा की है और गर्मी में बढ़ने वाले पावर डिमांड पर रणनीति बनाने पर खास फोकस इस वक्त बनता हुआ दिख रहा है। पावर स्टॉक्स पर एक नजर होनी चाहिए। राजेश जी, आपसे एक राय लेना चाहेंगे। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अडानी पावर, टाटा पावर, एनएचपीसी, एसजेवीएन जैसे स्टॉक्स हैं जो कि फोकस रेडार में रह सकते हैं आने वाले दिनों में, इस खबर के चलते और बढ़ती गर्मी के चलते, क्या राय होगी? तो देखिए, सारे पावर स्टॉक्स में करेक्शन के बाद थोड़ी रिकवरी के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे हैं। और अगर हम देखें यहाँ पे तो अडानी पावर का स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनाया है, और तो हमें लगता है कि अडानी पावर अगर यहाँ पे 495, 498 के ऊपर सस्टेन रहता है तो ये स्टॉक में एक अपवर्ड साइड पे मोमेंटम आते हुए दिख सकता है 525, 530 के टारगेट के लिए। तो 495 के स्टॉप लॉस से अडानी पावर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। वहीं हम देखें तो थोड़ी रिकवरी यहाँ पे एनटीपीसी में भी देखने को मिली और इवन पावर ग्रिड में भी देखने को मिली। पावर ग्रिड का स्ट्रक्चर देखें तो ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक का स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक जोन में ही है, बट एक रिकवरी यहाँ पे रूल आउट नहीं की जा सकती और हमें लगता है कि रिकवरी में स्टॉक 272, 274 की तरफ आ सकता है।
तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 258। ये राय पावर स्टॉक्स पर एक आपको मिलती हुई महज 15 मिनट से भी कम बचे हैं अब मार्केट की क्लोजिंग के लिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक में। और आइए हमारे एक्सपर्ट से एक बार BTST STBT ट्रेड्स इफ एनी जान लेते हैं। राजेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे, कोई ट्रेड्स लेकर जाना चाहेंगे? तो मानसी जी, आई थिंक अपोलो टायर को यहाँ पे देखा जा सकता है। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना है और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक अपने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे, यहाँ पे BTST का ट्रेड बनाया जा सकता है 418 420 के टारगेट के लिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 407 के आसपास। स्टॉक्स फोकस रेडार पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के और अब राजेश जी की भी पसंद, उनकी लिस्ट में भी अपोलो टायर्स BTST का कैंडिडेट। अमोल जी, आपकी तरफ से कोई BTST STBT ट्रेड? आई थिंक ICICI बैंक की तरफ ध्यान जा रहा है। ओवरऑल भी देखेंगे तो 1200 का सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा और ऑन द हायर साइड मुझे लगता है कि अगर अगले वीक में इसमें बाउंस बैक आता है तो ये कहीं ना कहीं 1230 1235 तक जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ओवरऑल भी बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस अगले हफ्ते देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तक इतना कंट्रीब्यूट किया नहीं है और एक इंटरेस्टिंग लेवल पे है, तो मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी के ऊपर भी ज्यादा ध्यान रहेगा। फाइनेंशियल्स पर फोकस रेडार पर है और इनफैक्ट पिछले दिनों इसी हफ्ते में RBI की तरफ से लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की जो खबरें थी उसके चलते बैंक्स फाइनेंशियल स्टॉक्स रेडार पर भी रहे। तेजस जी, आपकी तरफ से भी कोई स्टॉक स्पेसिफिक BTST STBT ट्रेड्स? मैं भी ये बैंकिंग स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहूँगा। कोटक बैंक अच्छा लग रहा है BTST के लिए। ये स्टॉक एक क्लियरली आउट परफॉर्म रहा है और रिसेंटली एक अच्छे खासे साइडवेज करेक्शन के बाद स्टॉक ने आज स्ट्रेंथ दिखाई है। 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। एक पुल बैक की ज़रूरत थी तो ऑलमोस्ट वो पुल बैक आ गया है। हमें लग रहा है यहाँ से स्टॉक एक आने वाले दिनों में रैली कर सकता है, तो 1910 के स्टॉप लॉस के हिसाब से बाई कर सकते हैं करंट लेवल पे और BTST के ट्रेड के हिसाब से टारगेट रहेगा 1960 और 1975 का। 1960 1975 तक के लेवल्स कोटक महिंद्रा बैंक में नजर आ सकते हैं, लेकिन याद रखें निफ्टी बैंक सबसे बड़ा सेक्टोरल अंडर परफॉर्मर रहा है इस हफ्ते। इनफैक्ट HDFC बैंक 2.5% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इंडसइंड बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक तो 5.5% फिसला और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी इस हफ्ते 3.5% से ज्यादा की गिरावट दिखी। राजेश, क्या राय होगी इन बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स पर, स्पेशली HDFC बैंक जहां पर इस हफ्ते भारी गिरावट दिखी करीब 2.5%? तो देखिए, आज भी बैंकिंग स्टॉक्स में अंडर परफॉर्मेंस जरूर बना हुआ है और बैंक निफ्टी को देखें तो 48,500 600 के जोन में जाके रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन अभी और रहेगा। स्पेशली अगर HDFC बैंक की बात करें तो ये स्टॉक अपने 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही सप्लाई यहाँ पे फेस करते हुए दिख रहा है। तो जब तक स्टॉक में 1700 के लेवल HDFC बैंक में क्रॉस नहीं होते, ये स्टॉक थोड़ा अभी साइडवेज कंसोलिडेशन में रहेगा। डाउन साइड में इसका जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो करीब 1655 के आसपास है। तो हम मानते हैं कि 1655 से 1700 की रेंज में कुछ समय और यहाँ पे कंसोलिडेशन रहेगा। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ से फर्दर डायरेक्शन डिसाइड करेगा। तो एट दिस जंक्चर अभी अवॉइड करेंगे। थोड़ा नीचे अगर आता है 1660 के आसपास तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। पुल बैक में वापस इसको 1690 1700 के आसपास एक बार प्रॉफिट भी बुक करेंगे। नजरिया कुछ बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स पर, लेकिन इस बीच राइट्स के ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है, साथ ही आगे ऑर्डर बुक की स्थिति किस तरह रहने वाली है, इस पर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल मित्तल से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। आइए आपको सुनाते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज ET नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। आपसे यही समझना चाहूँगा, आज हम देख रहे हैं कि शुरुआती ट्रेडिंग में आपकी कंपनी का शेयर 5% ऊपर है, लेकिन अब पूरे साल की बात करें तो शेयर ने कुछ निराशा दी है। हालांकि डिविडेंड और बोनस तो आपकी कंपनी के द्वारा दिया गया है, तो इसको लेकर आप निवेशकों को क्या कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं? और इसके अलावा अब जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके बाद ऑर्डर बुक की क्या स्थिति है, मौजूदा ऑर्डर बुक कहाँ स्टैंड करती है? जी नमस्कार। देखिए, राइट्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है
कि एक यूनिक कंसल्टेंसी कंपनी है, चाहे पीएसयू में हो या प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी कंपनी में हो, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम सेक्टर ऑयल एंड नेचुरल गैस को छोड़ के एक वर्टिकल एक छत के नीचे हैं। तो चाहे वो हाईवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेल इंफ्रा, मेट्रो सिस्टम्स, हमारी इसीलिए ये स्ट्रेटजी रही है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में कि हम ऑर्डर्स को एग्रेसिवली लेते रहें, और इसमें हमें थोड़ी सफलता मिली है। हम लोग अब एक 1 ऑर्डर अ डे कंपनी का हमने एक माइलस्टोन जो अचीव किया था पिछले 4 क्वार्टर्स में, हम मेंटेन कर पा रहे हैं। हमारे लास्ट क्वार्टर 3 में 1900 करोड़ के ऑर्डर मिले, 110 करीब ऑर्डर टोटलिंग टू 1900 करोड़, जो हाईएस्ट एवर कभी किसी क्वार्टर में थे। और हमारा ऑर्डर बुक अब 31 दिसंबर को 8000 करोड़ हो गया है, जो बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में 5500 करोड़ था। सो इस तरह से जो हमें ऑर्डर मिल रहे हैं, इनफैक्ट एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक में भी जो करीब 3-4 साल का गैप था, वो हमको पहले ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए, और लास्ट 4 क्वार्टर में हर क्वार्टर में हमें एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला। आज हमारी एक्सपोर्ट की ऑर्डर बुक 1300 करोड़ है। तो जैसे अब ये ऑर्डर बुक इतनी एग्रेसिवली बढ़ रही है, हमारा फोकस है कि इसके इम्प्रूव्ड एग्जीक्यूशन हो, इन एक्सपोर्ट ऑर्डर से हम रेवेन्यू बुकिंग Q1 से शुरू कर पाएँ, और डेफिनेटली नेक्स्ट FY में यू विल सी कि एक इसमें सब्सटैंशियल ग्रोथ हमारे टॉप और बॉटम लाइन में आएगा। सर, आप टॉप और बॉटम लाइन में सब्सटेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो मार्जिन्स को कितना टारगेट कर रहे हैं, और उसके अंदर भी जो आपका कुल रेवेन्यू में रोलिंग स्टॉक के एक्सपोर्ट से कितना हिस्सा होगा और कंसल्टेंसी में कितना हिस्सा होगा? देखिए, जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव रेशियो बढ़ता जा रहा है ऑर्डर बुक का, जो आज की डेट में 31 दिसंबर को 60% कॉम्पिटिटिव हो गया है, जो एक साल पहले करीब 50% से नीचे था, तो मार्जिन्स में डेफिनेटली सीक्वेंशली भी और YOY में भी आप देखेंगे हिट आया है। बट जो अब एबिटा मार्जिन्स करीब 20-21% के रेंज में हैं और पैट मार्जिन्स करीब 15-16% में, हमें कॉन्फिडेंस है कि इस लेवल पे हम आगे भी मेंटेन कर पाएंगे। एक्सपोर्ट ऑफ राइट्स के मैनेजमेंट के साथ खास बातचीत, उनका नजरिया काफी पॉजिटिव ऑर्डर बुक को लेकर, और इसके अलावा कई सारे और मामलों पर भी हमने चर्चा की। और राइट्स के स्टॉक की ही बात कर ले तो आज के सत्र में 2.5% की तेजी के साथ 217 के आसपास कारोबार करता हुआ। अमोल, क्या राय होगी इस स्टॉक पर? पिछले कुछ दिनों में काफी एक्शन दिखा है, 8% चढ़ चुका है ये स्टॉक पिछले 5 दिनों में। आई थिंक मीडियम टर्म सेटअप वीक ही है, बट शॉर्ट टर्म में जो पुल बैक आया है वो प्रॉमिसिंग पुल बैक है, और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए, या जो ये पुल बैक के साथ जाना चाहते हैं, उनके लिए आई थिंक 210 का एक लेवल रहेगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके ऊपर रहता है तो ये पुल बैक कंटिन्यू रहेगा, और ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं 230-235 की तरफ जाता हुआ स्टॉक हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया राइट्स पर, लेकिन राइट्स के अलावा कुछ चुनिंदा ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स पर भी नजर डालेंगे। अपोलो टायर्स की हमने बात की, लेकिन इसके अलावा M&M, आयशर मोटर्स, इन दोनों में भी वीक टू डेट बेसिस पर 5% से ज्यादा की तेजी दिखी है। राजेश, क्या राय होगी स्पेशली M&M पर, जहां पर टेस्ला की एंट्री हो सकती है भारतीय बाजारों में, जिसके चलते कंपटीशन की चिंताएं थी। पिछले 1-2 हफ्ते काफी गिरावट भी यहां पर रही, लेकिन ये हफ्ता काफी अच्छा था M&M के लिए। 2725 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ, क्या राय होगी इस स्टॉक पर? तो देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से M&M का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, लेकिन नियर टर्म में जरूर एक यहाँ पे करेक्शन हमने देखा, और नियर टर्म चार्ट पे एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक पुल बैक जरूर देखने को मिला इस हफ्ते में। हमें लगता है अभी भी स्टॉक के लिए जो मेजर हर्डल है हायर साइड पे, वो करीब 2800 के आसपास है। जब तक ये 2800 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं होगा, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है इन रेंज ऑफ 2650 ऑन द डाउन साइड और 2770 ऑन द हायर साइड। आई थिंक 2800 के लेवल को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बन सकता है, जो कि स्टॉक को फिर 2950 3000 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो एट दिस जंक्चर जो निवेशक है लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिनके पास है पोजीशन, वो तो बने रह सकते हैं, क्योंकि इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है लॉन्ग टर्म में। और जब तक ये स्टॉक 2600 के ऊपर बना हुआ है, छोटी मोटी गिरावट में इसको ऐड किया जा सकता है।
तो ये राय इस वक्त महिंद्रा एंड महिंद्रा पर मिलती हुई। एक क्विक व्यू अमोल जी आपसे जियो फाइनेंस पर जानना चाहेंगे। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में वन ऑफ द स्टॉक जो कि आज परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, करीब आधे से 1% का इजाफा जियो फाइनेंस पर हम देख रहे हैं 221 के लेवल्स के साथ। पुल बैक ही है और ये काफी प्रॉमिसिंग पुल बैक हुआ है। इनफैक्ट ये कैरी फॉरवर्ड के वाला भी कैंडिडेट हो सकता है, अभी थोड़ा सा देर हो गया, बट ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है 215 218 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ये उसके ऊपर स्टॉक रहता है। जो बुलिश सेंटीमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा, स्टॉक कहीं ना कहीं 230 235 जो उसके प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है वही तक जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर अप मूव जो है कंटिन्यू नज़र आ सकता है और ये शुरुआत हुई अप मूव की 221 222 के लेवल्स पर, इस पर भी नज़र रखी जाएगी। लेकिन चलिए अब बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और इस वक्त अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स पूरे दिन का लेखा जोखा अगर समझने की कोशिश करें तो एक रेंज में बाजार ने एक दायरे में कामकाज किया। इस घंटे अगर आप देखेंगे 22,500 22,550 के लेवल्स के इर्द गिर्द ही निफ्टी घूमता हुआ दिखा और इस वक्त भी क्लोजिंग 22,500 के ऊपर करने की तैयारी में। बैंक निफ्टी में आज निफ्टी के मुकाबले हमने देखा कमजोरी ज्यादा हावी रही और बैंक निफ्टी में गिरावट के साथ कामकाज ड्यूरिंग दिस सेशन देखने को मिला। बैंक्स फाइनेंशियल्स हालांकि एक्सपर्ट्स के रेडार पर लगातार नजर आया। कुछ तमाम फाइनेंशियल्स एनबीएफसी स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन भी देखने को मिला। रिलायंस लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी मजबूती दिखा रहा था। 3 दिन में 7% 8% तक के स्टॉक चल गया है। ब्रोकरेज बुलिश रिपोर्ट्स है जिसके दम पर अच्छी खासी मजबूती है। डिफेंस स्टॉक्स भी हमारे रेडार पर रहे, अच्छी खासी खरीदारी वहां पर देखने को मिली। बीईएल, बीएमएल, शिप बिल्डिंग स्पेसेस लाइक गार्डन रीच, भारत डायनेमिक्स, मैसगांव डॉक जैसे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन ड्यूरिंग द एंटायर सेशन देखने को मिला। वहीं बीएसई के मैनेजमेंट से, एमडी और सीईओ से हमने बातचीत की और साथ ही आज ही के सत्र में आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत की। एक्सचेंज एंसरीज पर भी लगातार फोकस और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में करीब 5% का उछाल, क्योंकि आरबीआई से फॉरेक्स डीलर के लिए लाइसेंस मिलने से यहां पर एक मूवमेंट देखने को मिली। ऑल इन ऑल सदा हुआ कामकाज ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे मिलते हुए दिखे, एंट्री अपॉर्चुनिटीज भी बनी। ब्रॉडर मार्केट्स ने बेंचमार्क्स के मुकाबले अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की माने तो 1677 एडवांसेस के सामने 1030 डिक्लाइन। मार्केट का इंडिकेटर या मार्केट के सेंटिमेंट ड्यूरिंग द एंटायर सेशन 50-50% रहे, 50% बुलिश 50% बेरिश और इसी तरह के सेंटिमेंट्स के साथ बाजार इस वक्त क्लोजिंग भी दिखाने की कोशिश करता हुआ। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स 13-14 के लेवल्स के आसपास कंफर्ट लेवल में इस वक्त जरूर है, लेकिन देखना ये होगा कि नए हफ्ते की शुरुआत में फेयर इंडिकेटर और साथ ही मार्केट्स के सेंटिमेंट्स किस तरह से पैन आउट होते हैं, किस तरह से डेवलप होते हुए। 13-14 के लेवल्स के पास करीब 2% की कमजोरी जो कि अच्छा माना जाएगा। फेयर इंडिकेटर का कमजोर होना भारतीय बाजार के लिए एक अच्छे सेंटिमेंट के तौर पर माना जाएगा। एंटायर सेशन में रिलायंस, टाटा मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंडाल्को और बजाज ऑटो ने मजबूती दिखाई। इन्फोसिस, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इंडसइंड बैंक ने कमजोरी दिखाई। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल येट अनदर डे, जबकि मेटल स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। मेटल्स की चमक बढ़ती रही। ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक्शन भी जारी रहा, अच्छा खासा एक्शन ऑटो और साथ ही ऑटो एंसिलरी पर भी नजर रही। टायर स्टॉक्स तो हमारे एक्सपर्ट्स के भी पॉजिटिव रेडार पर रहे और साथ ही एनर्जी स्पेस ने भी बाजार को संभालने का काम किया। वहीं एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, आईटी और रियल्टी में कमजोरी रही। क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर 48,447 के लेवल से बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, बिकवाली का दबाव करीब 200 अंकों का। निफ्टी की क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे, निफ्टी में भी हमने देखा एक 22,500 तक के लेवल्स जो है इसे इंटैक्ट रखने की पूरी कोशिश की और 22,500 के पार ही क्लोजिंग। ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा खासा एक्शन, लेकिन कह सकते हैं कि रैशनल ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को तो क्लोजिंग ट्रेड्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। अमोल जी, तेजस जी, राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। क्लोजिंग ट्रेड्स में फिलहाल इतना ही। मुझे और आशीषा को आप दीजिए इजाजत, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर लगातार बने रहिए और महिला दिवस के मौके पर महाकुंभ भी हमारा जरूर देखिएगा कल सुबह 11 बजे से लगातार। नमस्कार।